गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। मैंने अपने पिछले दोनों वीडियो में आपको विंसेंट वान गॉग के जीवनचर्या और कला के प्रारंभिक चरण को समझाया था। उसके पश्चात किस तरह से कला का पेरिस काल उनका बीता, और मैं उनकी कला के आगे के चरणों के बारे में आपको बताऊंगी। पेरिस काल के पश्चात फ्रांस के दक्षिणी भाग प्रोवेंस में वान गॉग कला निर्मिती के लिए वान गॉग ने अनुकूल स्थान पाया और वे वहाँ आ गए। यहाँ उनकी प्रतिभा यानी प्रोवेंस में उनकी प्रतिभा बाहरी सभी बंधनों से मुक्त हो गई। उन्होंने किसी वाद या किसी भी सिद्धांत में वो लिप्त नहीं हुए। वहाँ यहाँ उनकी कला एकदम से मुक्त हो गई और उन्होंने 2 साल में तक उन्होंने अपनी देह पूर्ति में एक लक्ष्य होकर उन्मुक्त अवस्था में जो कला सृजन किया, उसी से उनका नाम कला के इतिहास में अमर हो गया। हाल में उनकी रंगांकन पद्धति में एक अनोखा सामर्थ्य आ गया। वे रंगों के विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने लगे, जिससे उनके चित्रांगद आकारों में स्पष्टता आ गई। जहाँ पेरिस काल में भिन्न रंग संगति का प्रयोग शुरू किया था, वहीं अब काया पलट हो गई। एक तरीके से उनकी कला से प्रभाववाद समाप्त हो गया और उत्तर प्रभाव यानी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के जो लक्षण होते हैं वो उनकी कला में स्पष्ट दिखने लगे। वे रंगों की विशुद्धता के गुणों को साथ लेकर चलने लगे। इससे उनकी कला दोमिये की कला के निकट आ गई। हॉल में जलपान गृह के ऊपर की मंजिल का एक कमरा वान गॉग ने किराए पर ले रखा था, जहाँ 1 पलंग और 2 कुर्सियाँ थीं। वान गॉग ने दोनों कुर्सियों के 2 चित्र बनाकर उनमें से एक को टाइटल दिया गोगिया की कुर्सी, जिससे उनके गोगिया के प्रति आदर भाव व प्रगाढ़ स्नेह का प्रमाण देखने को मिलता है। जिस जमीन व सूर्य के प्यार से बेचैन होकर वे फ्रांस के दक्षिणी भाग में आए थे, उस जमीन को सूर्य के प्रखर प्रकाश में चित्रित करने का कार्य उन्होंने तन्मयता से शुरू कर दिया। वे अपने अस्तित्व को ही भूल गए। वे दिन भर धूप में तपते और लगातार चित्र बनाते। जिस विनाशकारी आत्मसमर्पण वृत्ति से वान गॉग ने कला निर्मिती की, उसके पीछे के मनोवैज्ञानिक तत्व के कारण आखिर में वे थोड़े से पागलपन उनमें आ गया था। देखिए, एक तरफ तो इस उन्मादवादी प्रवृत्ति के कारण उनका नाम विश्व में अमर हो गया। उन्होंने जो चित्र उस समय रचे वो विश्व की अनमोल धरोहर हो गए, लेकिन अपने समय में उन्होंने इसके लिए बहुत कष्ट, बहुत यातना झेली। लगातार उसी में डूबे रहने के कारण वो उनका जो दिमाग है वो बीमार हो गया और वे थोड़ा थोड़ा साइट्रिक पेशेंट बन गए। चित्रकार क्ले ने उनकी इस वृत्ति को वान गॉग की शोकांतिका वृत्ति नाम दिया है। वान गॉग ने एक प्रकार से सांसारिक दुखों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, मुझे मेरी कला के द्वारा मेरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब मेरे शरीर को जो कुछ भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। एक तरीके से वान गॉग का जीवन एक दुखी जीवन की आदर्श कहानी थी, जो आधुनिक कलाकारों को बराबर प्रेरणा देती रही है, जिसमें कृष्णेर, नोल्डे, कोकोश्का आदि व्यंजनावादी कलाकारों का प्रदर्शन प्राप्त हुआ। वान गॉग ने अपने इस कमरे को सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों से सजाया और वहाँ चित्रकारों के मित्र मंडल की स्थापना करने का विचार भी किया। प्राचीन क्रिश्चियन लोगों के सहजीवन की कल्पना उनके मन में बार बार आती और वे सोचते कि यहाँ समाज सेवा के देश से
प्रेरित चित्रकार एक चित्र होकर चित्र बनाएंगे, वे उसको उचित मूल्य में बेचेंगे, जिससे सामान्य लोग भी उनको खरीदकर अपने मकानों की शोभा बढ़ा सके। वान गो की कला व कार्य के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक उद्देश्य है, प्रेरणा के रूप में सदैव रहता था। विशुद्ध कला साधना का भी वे कभी विश्वास करते ही नहीं थे। बस वे चराचर सृष्टि से प्यार करना जानते थे, बाकी सब विचार उनके लिए गौण थे। उनके सूरजमुखी के फूल चित्र तो आज भी अनमोल धरोहर है। रंग से सुखित इंद्रिय अनुभव प्राप्त करने से पहले उनका जन्म प्रतीक रूप में वान गो के मस्तिष्क में होता। वान गो ने रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को जाना, देखा और प्रत्येक रंग से किसी विशिष्ट भावना का उद्दीपन होता है, यानी पैदा होती है वहाँ पर। जैसे कि नीले से शांति, लाल से क्रोध, पीले से स्नेह वगैरह आदि भावनाओं का जन्म होता है। वे भावना के अनुकूल रंग संगति का प्रयोग करते। यह एक प्रकार से उनके रंगों का प्रतीकवाद था। मदिरावाद के अंतरंग दृश्य नामक चित्र में उन्होंने लिखा है, उसके बारे में बताते हुए लिखा है, लाल व हरे रंगों से मैंने चित्र में मानवीय वासना को जागृत करने का प्रयत्न किया है। मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि मदिरा गृह एक ऐसा स्थान है जहाँ आदमी स्वयं को भूल जाता है, गुनाह करता है और अपना सर्वनाश कर सकता है। गुलाबी व हल्के रंगों से युक्त उनके चित्र शयन कक्ष के बारे में उन्होंने कहा था, यहाँ रंगों का कार्य है सादा व प्रसन्न रंगों के प्रयोग से विश्राम व निद्रा के पोषक वातावरण का निर्माण करना है, किंतु उनकी रंग संगति का ध्येय रोमांसवादी नहीं था। अपनी रंग संगति के उद्देश्य के बारे में उन्होंने लिखा है, मेरी रंग संगति का उद्देश्य शांति, रोचकता व सत्य के भाव का निर्माण करना है। वह भावनाओं के साथ संगीत के समान शांतिप्रद चीज़ों को उत्पन्न करना है। चित्रकला में रंगों की भाषा को समझने पर वान गो ने हमेशा ही प्रेफरेंस दी है। ओजेन वॉश व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, पृष्ठभूमि को मैं चमकीले नीले रंग से, जिसमें आकाश के अंतर्गत का भास होता है, अंकित करता हूँ, जिससे व्यक्ति का चेहरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान में सितारा। मानव जाति के लिए सूर्य के महत्व को रूपायित करने के उद्देश्य से वे सूर्य को पीले रंग में चित्रित करते, क्योंकि वे जानते थे कि पीले रंग में वही पवित्रता, वही चैतन्य की भावनाएं जो सूर्य में है। पीले रंग को प्राधान्य देकर यानी इम्पोर्टेंस देकर उन्होंने सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों में पारलौकिक तेज व पावित्र्य से सजाया था, जिससे वे साधारण वस्तुओं से भिन्न व श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। वान गो स्वयं कहते थे, मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर गिरजाघर के कांच चित्रों का प्रभाव है। आज भी सूरजमुखी के पुष्प से ही वान गो का नाम जाना जाता है। जो भी व्यक्ति जो कि कलाकार नहीं है या जो भी इस आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो वान गो के सूरजमुखी के फूलों को ज़रूर जानता है। वान गो के आत्मचित्रों व व्यक्ति चित्रों से वान गो की सहृदयता व चित्र विषय के प्रति आत्मीयता का परिचय होता है। उन्होंने अपनी व्यक्ति चित्रण की आकांक्षा के बारे में लिखा है, महात्माओं के ऐसे चित्र बनाने की मेरी इच्छा है जिनमें चित्र विषयक आधुनिक हो, किंतु दर्शन में वे प्राचीन प्रतिमाओं के समान पवित्र व सहृदय हो। बचपन से ही वे फूलों से सजीव प्राणियों के समान प्यार करते थे। उनके प्रति भी उनके मन में उतनी ही आत्मीयता थी। उनके चित्रों का केवल संदेशात्मक महत्व नहीं है, वान गो के चित्रों से में सौंदर्यात्मक गुणों का भी दर्शन होता है। अवकाश व स्थानांतरण के परिणाम को अंकित करने के लिए वे जापानी कला के समान स्वाभाविक संयोजन करते और वस्तुओं का समुचित स्थापना करते। लयबद्ध रेखाओं से उनके चित्रों को गतित्व प्राप्त होता है। उनके चित्रों के पसंद के चित्रों में रेम्ब्रांड के लाजारस का उत्थान, द्रेलाका के दयालु सेमिटियन का, दोमिये के शराबी व मिले के बीज बोने वाले
के चित्र थे जो गतिमान रेखाओं से लवरेज हैं। वस्तुओं के आकार विशेषताओं को स्पष्टता देने के लिए हेतु वे ज्योतों की तरह अनावश्यक बारीकियों को छोड़ देते। वे जापानी कला का अनुकरण करके आकारों को बाह्य रेखा से अंकित करके सरलीकृत रूप देते। रंगांकन के समान उनका रेखांकन भावपूर्ण व सजीव है। ओजोन वाश, नट, आर्मा, रूढ़ आदि व्यक्ति चित्रों में बाह्य रेखाओं को ओठों देकर उन्होंने चित्रित व्यक्ति की आंतरिक स्वाभाविक विशेषता का दर्शन कराया था। उनका ऐंठनदार रेखांकन अभिव्यंजनावादी कला का प्रारंभिक चरण था। यह उनके ऐंठनदार रेखांकन यहीं से, मतलब जो अभिव्यंजनावाद इसके बाद शुरू हुआ, उत्तर प्रभाववाद के बाद जो शुरू हुआ, उसके बीज आप देखिए इसी उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत मिलते हैं। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं आ जाती, धीरे 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 कहीं से प्रभावित होती है, कहीं से उसके कुछ चिन्ह लेती है, उसके बाद वह उसमें आती है, परिवेश में आती है। उनके चित्रों की रंग संगति में रंग बिरंगे पक्षियों, तितलियों व फलों की मनोहारिता इम्पॉर्टेंट है। वान गो के आयोजित चित्रकार सदन में सम्मिलित होने का निमंत्रण केवल गोगिया ने ही स्वीकारा। गोगिया उस समय वितरण में रहते थे। वह उनकी आर्थिक परिस्थिति वान गो से भी गई बीती थी। वान गो ने स्वागत के लिए वान गो ने मकान को अच्छे ढंग से सजाया। गोगिया के आने पर दोनों के कला संबंधी काफ़ी वाद विवाद होते, जिसमें गोगिया अधिकार वाणिज्य से प्रभुत्व जमाते एवं इसका संवेदनशील वान गो के मस्तिष्क पर विकृत परिणाम होता गया। वान गो के कलात्मक दृष्टिकोण एवं समस्याओं को वे भली भांति जानते थे, इसलिए वे वान गो को कल्पनाहीन चित्रण करने से परावर्त होने की सलाह देते थे। वस्तु के अंतर्गत चैतन्य को अनुभव करना आवश्यक था। जिस जड़ वस्तु भी सचेत व स्वतंत्र अस्तित्व लिए प्रतीत होती थी, वान गो सभी से साक्षात्कार करना चाहते थे। वस्तु के अंतर्गत चैतन्य को अनुभव करने के लिए आवश्यक था कि वस्तु को प्रत्यक्ष सम्मुख देखकर उसका आत्मीयता से निरीक्षण किया जाए व उसके साथ भावनात्मक तादात्म्य में रखा जाए। भौतिक सृष्टि एक प्रकार का दर्पण है जिसके देखे बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। अतः वान गो के लिए जड़ सृष्टि की सहायता आवश्यक थी, जिसके जरिए वे चित्त शक्ति को अनुभव कर सकते थे। वान गो की इस मानसिक अवस्था को केवल गोगिया ही समझ पाए। वे उनको प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करने के बार बार रोकने लगे। गोगिया की बुद्धिमत्ता पर अत्यंत श्रद्धा होने से वान गो उनकी सलाह मानते, किंतु उनकी कार्यान्वित करने में असफल रहते। अचल वस्तु के चित्रण या निष्ठा रखें, उनकी आत्मिकता पर कला में बल देने की वान गो की कल्पना का बाद में इटालियन आत्मतत्वीय कला या अति यथार्थवाद में अधिक स्पष्टता से प्रयोग देखने को मिलता है। अब मैं इसके आगे का जो और इसका आखिरी पार्ट है वान गो का, वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। धन्यवाद।
अध्ययन के लिए। धन्यवाद। ले